अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ सुनाई दे रही है? निशा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? ओके लुबैना, सबको मैसेज करो कि क्लास ज्वाइन करें। दो स्टूडेंट्स को अब देखो, आप लोग 24 हो, एटलीस्ट उसमें से कुछ तो स्टूडेंट्स ज्वाइन किया करें। आप लोगों ने पास नहीं होना। मैं हर बार ये कहती हूँ कि आप लोग क्लास ज़रूर अटेंड किया करो और टाइम से किया करो। ओके लुबैना, सबको मैसेज कन्वे करो, जल्दी से ज्वाइन करें। ओके लुबैना, आप तब तक मुझे बताओगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी जो है ये लैब में इंटरनेट नहीं चल रहा, पीपीटी अपलोड नहीं हो रही। जैसे इंटरनेट आएगा उसके सेस होगी तो मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगी। तब तक ये है कि हम लास्ट लेक्चर जो है रिवाइज कर लेते हैं। ओके निशा, आप मुझे जस्ट बैक्टीरिया के नेम बताओ जो कि ग्राम नेगेटिव कोकाई है। जो भी आपके माइंड में एग्जांपल्स आती हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई की, वो मुझे लिख के सेंड करो। रुबैना, आप मुझे ग्राम पॉजिटिव कोकाई के एग्जांपल्स लिख के बताओ। दो ही हो अभी तक? ओके, एक ग्राम पॉजिटिव के और एक ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल्स मुझे लिख के सेंड करें। निशा, रुबैना, जल्दी से।
निशा, आपने मेरा क्वेश्चन सुना था? मैंने आपको किसकी एग्जाम्पल्स लिखने के लिए कहा था? साल्मोनेला किसकी एग्जाम्पल है? ग्राम पॉजिटिव की है या ग्राम नेगेटिव की है? ठीक है, और उसके बाद मुझे ये बताओ, साल्मोनेला कोकाई की एग्जाम्पल है या रोड्स की एग्जाम्पल है? जस्ट साल्मोनेला का बताओ। हाँ, मैंने ग्राम नेगेटिव बोला था, पर उसके साथ कोकाई भी बोला था, रोड्स नहीं बोला था। ग्राम नेगेटिव कोकाई जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली है, मैंने जस्ट वही पूछा था आप लोगों से ना। अभी तक हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़े हैं और ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़े हैं। ठीक है, नेगेटिव रोड्स हैं। तो मैंने ग्राम नेगेटिव कोकाई की एग्जांपल्स पूछी थी। रोनिका, आप मुझे बताओ, पायोजेनिक इन्फेक्शंस कौन से होते हैं? पायोजेनिक इन्फेक्शंस। ओके निशा, आप ठीक बताया। ग्राम नेगेटिव कोकाई में नजीरिया गुनेरिया और नजीरियम निंजिटाइडिस है। ओके, पस जिनमें जिन इन्फेक्शंस में पस बनती है वो पायोजेनिक इन्फेक्शंस है। अच्छा, एक इन्फ्लेमेशन जिनमें बनती है उसमें हम उस मेथड को क्या कहेंगे? जिस इन्फेक्शन का मेथड जो है वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू डिजीज कॉज करना है, वो किस टाइप के हैं? जैसे ये मैंने पायोजेनिक बोला, तो वो किस टाइप में आएंगे? लुबैना और निशा, आप दोनों भी इसका रिप्लाई करो। मैंने रोनिका से पूछा कि पायोजेनिक इन्फेक्शंस कौन से हैं, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे इन्फेक्शंस जिनमें पस के थ्रू जो है डिजीज कॉज होती है, पस बनती है, पायोजेनिक इन्फेक्शंस हैं। तो आप मुझे बताएं कि एक जो है वो डिजीज कॉज करने का मेथड थ्रू इन्फ्लेमेशन भी है, तो उन इन्फेक्शंस को क्या कहेंगे?
ओके लुबैना, आपने बोला कि डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट नेम्स हैं। नहीं, ऐसा वो जरूर है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि जिस जगह की, जिस एरिया के, जिस साइट की इन्फ्लेमेशन है, तो हम उस साइट के बेस पे उन्हें नेम दे देते हैं। बट जैसे कहते हैं ना कि एक उनके लिए टर्म यूज होती है जो सब पर इम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन के पास जहां भी बनेंगे तो हम उसे कहेंगे ये क्या है, पायोजेनिक इन्फेक्शन है। तो इसी तरह इन्फ्लेमेशन जहां भी बन रही है तो उसे हम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहेंगे ना, इन्फेक्शंस। ओके, ग्रैनुलोमेटस कौन से होते हैं? ग्रैनुलोमेटस के बारे में आप लोग क्या जानते हो? ओके, आप लोगों ने नीचे किन स्लाइड्स में है, आई थिंक स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो है आपको प्राइज में हमने पढ़े हैं, जिसमें पायोजनीज हैं और लैक्टेशिया वगैरह है, उसमें आप लोगों ने देख कर आना है। उसमें एक टेबल बना हुआ है, ब्लू कलर में है, वो आपको दिखाई देगा जब आप लोग पीपीटी ओपन करोगे तो उसमें देख के आना है ये क्या लिखा हुआ है। ओके क्लास, पीपीटी आप लोग को शो हो रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? चलें ठीक है क्लास, अभी मेरी आवाज़ आ रही है। तो आज जो है हम लोगों ने, मैंने बेसिकली आप लोग को स्टार्ट करवा दिया था ग्राम पॉजिटिव जो है वो रोड्स के बारे में। अभी मैंने आपसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई की एग्जांपल पूछी तो उसमें मुझे आंसर दिया स्टेप्टोकोकस और स्टेप्टोकोकस है। तो अब ग्राम पॉजिटिव रोड्स, इन दोनों को अलग से याद रखें, और फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव रोड्स, इनको याद रखिएगा। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव रोड्स में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? स्पोर फॉर्मिंग रोड्स है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स है। स्पोर फॉर्मिंग से पता चलता है कि ऐसे बैक्टीरिया जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहती तो अपने सर्वाइवल के लिए क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं कि वो क्या बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। ये सारे बैक्टीरिया में ये जो होती है कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबिलिटीज नहीं होती स्पोर्स बनाने की, कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है वो स्पोर्स बनाकर खुद को सर्वाइव कर रख सके। तो ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ग्राम पॉजिटिव में आ रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव रोड्स में है। सिर्फ ग्राम पॉजिटिव कोकाई में अभी तक हमने आई थिंक नहीं पढ़े। तो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में कौन कौन से हैं? बेसिलस है, बेसिलस एंथ्रासिस है और बेसिलस सीरस है। बेसिलस में दो इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं, एंथ्रासिस और सीरस। सीरस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा फोकस होगा वो एंथ्रासिस पर है। उसके बाद सेकंड जो टाइप है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है, इसमें बहुत नॉइस आ रहा है रूम का, तो एक सेकंड में फैन ऑफ करती हूँ। अभी आवाज़ कम हुई, शोर कम हुआ? ओके, तो अब क्लोस्ट्रीडियम जो है वो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया लिखा हुआ है। क्लोस्ट्रीडियम पर आप लोग बहुत डिटेल में फोकस करोगे।
ओके, और उसके बाद नॉन स्पोर फॉर्मिंग विच आर ग्राम पॉजिटिव और दीज आर कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टेरिया और जार्डिनेला। सबसे पहले जो है हम ग्राम पॉजिटिव में पढ़ रहे हैं जो कि स्पोर्स फॉर्मिंग में आ रहे हैं। पहला बैक्टीरिया बेसिलस है। डिजीज़ क्या कॉज करता है? एंथ्रॉक्स कॉज करता है। उसके बाद ये एरोबिक है। एरोबिक में आप लोग को पढ़ा सकती हूँ जब मैंने बैक्टीरियल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पढ़ाई थी। एरोबिक मीन कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करेगा, ग्राम पॉजिटिव है और स्पोर बनाता है। इसके अलावा कैप्सूल है। कैप्सूल बाकी बैक्टीरिया में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि स्टेप्टोकोकस न्यूमोनाई है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने और बैक्टीरिया में पढ़े हैं, बट उन सब में कैप्सूल जो है पॉलीसेकेराइड से बना था। इसमें जो है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, सिर्फ इसी में डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों ने इसकी कंपोजिशन याद रखनी है। It is composed of poly-D-glutamate. Bacillus anthracis is the only medical important organism that has a capsule composed of amino acids rather than polysaccharides. क्लियर है जो बात? तो आप लोगों ने ये डी ग्लूटामेट याद रखना है। हैबिटेट जो है सॉइल में है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से जो होता है वो इनहेल के थ्रू या फिर टच करने के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में इन्वेड होता है। ट्रांसमिशन इज बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम एनिमल हेयर एंड वूल। देखो कि वो सॉइल में प्रेजेंट है स्पोर्स की फॉर्म में, तो उसे वहाँ पर अपनी अच्छी फूड नहीं मिल रही, टेम्परेचर फेवरेबल नहीं मिल रहा, तो इस कंडीशन में उसने क्या बना लिया? स्पोर्स बनाकर वो सॉइल में प्रेजेंट है या हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब जो हम इनहेल करेंगे वो स्पोर्स होगा हमारे बॉडी में। जब ये स्पोर्स जाएंगे तो उन्हें सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो स्पोर्स से दोबारा से क्या बन जाएगा? एक बैक्टीरिया बनेगा, दोबारा से अपनी रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा और इन्फेक्शन भी कॉज करेगा। पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस में आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें मतलब आप जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट विरुलेंस फैक्टर्स दिए होते हैं ना, या जो एंटीजेनिक फैक्टर्स होते हैं, आपने वो बताना है कि वो किस तरह से फैक्टर्स जो है हम डिजीज़ कॉज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। हमने इसमें एक पूरा मेथड जो है, अगर डिजीज़ का पूरा मेथड देखना है कि वो किस तरह से डिजीज़ कॉज हो रही है, तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। अब इसमें डिस्कस जैसे किया हुआ है कि इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, डीमा फैक्टर, लीथल फैक्टर, ये मैं बता रही हूँ आपको। पैथोजेनेसिस इज बेस्ड प्राइमरी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ 2 एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये हम ग्राम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर एक्सोटॉक्सिन्स होगा और साथ में क्या और कोई टॉक्सिन हो सकता है, लाइक एंडोटॉक्सिन। शमसा, लुबैना, राफिया, जल्दी से दिशा आप लोग मुझे बताओ कि ग्राम पॉजिटिव में इन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन ऑफ 2 एक्सोटॉक्सिन्स, इनके साथ एंडोटॉक्सिन भी हो सकता है। क्लास इतना लुबैना देख लो आप, जल्दी से बताएं सब। ओके निशा, गुड, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन जो है वो सिर्फ नेगेटिव में होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये किस कैटेगरी में बैक्टीरिया आ रहा है, ग्राम पॉजिटिव में आ रहा है या ग्राम नेगेटिव में आ रहा है। सिंपल रोड है या कोकाई है वो तो बाद की बात है ना, पहले तो ये पता हो कि जस्ट उसकी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। जिसकी नेगेटिव सेल वॉल होगी सिर्फ उनके अंदर एंडोटॉक्सिन होंगे, तो ये तो ग्राम पॉजिटिव है। हम ये नहीं देख रहे कि ये रोड्स हम पढ़ रहे हैं या फिर कोकाई पढ़ रहे हैं। हम अभी ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे थे, तो उनके अंदर एंडोटॉक्सिन नहीं होगा, इसलिए सिर्फ एक्सोटॉक्सिन है। और वो कौन कौन से हैं? एडिमा फैक्टर है और लीथल फैक्टर है। इन दोनों को मिला के, इन दोनों फैक्टर जो जिस तरह से एक्ट करते हैं, जो इनकी पैथोजेनेसिस कॉज करने का मेथड है, या जो भी इनको कलेक्टिवली हमने कह रहे हैं एंथ्रैक्स टॉक्सिन। ओके लुबैना, गुड, ठीक है। रोनिका, निशा, ठीक है, गुड।
तो अब ये क्या है कि दो फैक्टर्स हैं जो कि टॉक्सिन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। अगर मैं पूछूं कि एंथ्राक्स टॉक्सिन क्या है तो आपने बताना है कि इसमें एडिमा फैक्टर है और साथ में लीथल फैक्टर है, वो एज ए एंथ्राक्स टॉक्सिन काम करते हैं। अब ये किस तरह से, अब ये बात आगे जो लिखी है तो ध्यान से सुनिए। ईच कॉन्सिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन्स इन एन ए एंड बी सब यूनिट कॉन्फ़िगरेशन। ओके लुबैना, मुझे लगा शायद आपने इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है कि यस के एंडोटॉक्सिन भी में हो सकते हैं। ओके लुबैना, ठीक है, सही है। तो अब क्या मैं बता रही हूँ कि देखो एडिमा फैक्टर है, उसके भी 2 सब यूनिट्स हैं। लीथल फैक्टर के भी 2 ही सब यूनिट्स हैं। एक का यूनिट का नेम है ए और सेकंड यूनिट इज बी। अब मतलब ये टोटल इसमें कितने यूनिट्स बनेंगे? 4 यूनिट्स बनेंगे अगर हम कलेक्टिवली डिस्कस करें तो। एडिमा में भी 2 यूनिट्स हैं, ए एंड बी, और लीथल फैक्टर में भी 2 यूनिट्स हैं, ए एंड बी। अब ए एंड बी है क्या? ए और एक्टिव सब यूनिट हैज़ एंजाइमेटिक एक्टिविटी कि आप देखो कि उनके अंदर एंजाइम्स की टाइप्स, जो एंजाइम्स की प्रोडक्शन है या उस तरह की जो इनकी परफॉर्मेंस है, वो इसका यूनिट कौन सा है, उसमें कौन सा यूनिट इन्वॉल्व होगा? ए यूनिट इन्वॉल्व होगा। बट बी यूनिट का डिफरेंट फंक्शन है। बी यूनिट और बाइंडिंग सब यूनिट इन ईच ऑफ 2 एक्सोटॉक्सिन्स इज प्रोटेक्टिव एंटीजन। ए ने क्या किया है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी में अपना रोल प्ले किया। बी ने क्या किया है कि उसने जो है वो प्रोटेक्टिव एंटीजन के तौर पर अपना रोल प्ले करना है। प्रोटेक्टिव एंटीजन क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि एंथ्राक्स टॉक्सिन में जो है बेसिकली 2 एक्सोटॉक्सिन्स को डिस्कस किया जाता है विच आर एडिमा फैक्टर एंड लीथल फैक्टर। दोनों में 2 सब यूनिट्स हैं, ए एंड बी। ए जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में रोल प्ले करता है, बी जो है वो ऐसे प्रोटेक्टिव एंटीजन अपना रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैं एडिमा या लीथल फैक्टर को डिस्कस करने से पहले आई थिंक प्रोटेक्टिव एंटीजन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब एक एंजाइम्स के थ्रू जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करना है या फिर होस्ट सेल को डिग्रेड करना है या किसी भी चीज़ को डिग्रेड करना है, डैमेज करना है। बट अब प्रोटेक्टिव एंटीजन किस तरह से फंक्शन करेगा? सबसे नीचे वाली लाइन देखें जहाँ हेडिंग दी हुई है प्रोटेक्टिव एंटीजन। Protective antigen forms pores in human cell membrane that allows edema factor and lethal factor to enter the cell। तो देखो सबसे पहले क्या है कि किसी भी चीज़ को अपनी परफॉर्मेंस प्ले करने के लिए उस जगह पर जहाँ को वो डिस्ट्रॉय या डैमेज करना चाहती है उस जगह पर असेस ज़रूरी होती है। अब ह्यूमंस की, जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया है कि उनकी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ह्यूमंस में बेसिकली सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर कवरिंग है, जो कि सेल को सपोर्ट कर रही होती है। तो ये जो प्रोटेक्टिव एंटीजन है इसने क्या करना है? उन सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स, मतलब कि क्या है, छोटे छोटे होल्स बना देने हैं। उन होल्स में से क्या है, ये 2 टॉक्सिन जो हैं एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर, ये क्या पेनिट्रेट करके सेल के अंदर इन्वेड कर जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो भी करना हो, सेल को डिस्ट्रॉय करना हो या जो भी इसके साथ रोल करना हो, वो अपना रोल प्ले करते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको कि प्रोटेक्टिव एंटीजन अपना रोल किस तरह प्ले करता है? दोनों में होगा, चाहे वो एक्सोटॉक्सिन एडिमा फैक्टर है या एक्सोटॉक्सिन लीथल फैक्टर है, इन दोनों के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है। ओके, अब जो है मैं एक्सोटॉक्सिन को एक्सप्लेन कर रही हूँ विच आर एडिमा फैक्टर एंड लीथल फैक्टर। एडिमा फैक्टर, एडिमा से क्या पता चलता है? आप लोगों को एडिमा की डेफिनेशन आती है? जल्दी से मुझे एडिमा की डेफिनेशन बताओ कि एडिमा क्या है। आम रूटीन में पैथोजेनेसिस में, पैथो में अगर हम देखें तो एडिमा किस तरह का होगा? सिंपल वर्डिंग में बताना कि कोई भी पढ़े आप चारों में से तो उसे फ़ौरन समझ आ जाए कि आपने इतनी जो है सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है। एडिमा का बताना है। लुबैना, रोनिका, निशा और राफिया, शमसा, चलो 5 हो गए हैं। राफिया और शमसा, आप लोग मुझे बताओ एडिमा क्या है, बाकी सब भी बताएं। अच्छा, उसके अंदर से स्वेलिंग होगी,
और क्या हो सकता है जहाँ पर एडिमा हुआ होगा? स्वेलिंग के अलावा उसके अंदर क्या एक्यूमुलेट हुआ होगा, ये बताओ मुझे। देखो स्वेलिंग उसी जगह की होगी जिसके अंदर स्किन के अंदर या उस चीज़ के अंदर एरिया के अंदर बहुत सी किसी चीज़ की एक्यूमुलेशन हुई हो। अब किस एक्यूमुलेशन की वजह से वो साइड जो है स्वेल हो जाती है, ये मुझे बताएंगे। लास्ट बाकी सब भी बताएं जिसको भी आइडिया है। ओके, निशा ने लिखा कि एडिमा इज एक्सेसिव फ्लूइड। एक्सेसिव वो आम रूटीन में एक्सेसिव तो नहीं होता, बट ये होता है कि वो बॉडी में हमें रिक्वायर्ड भी होता है, बट जिस जगह पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से मूव होकर किसी और साइड पे एक्यूमुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्या है कि ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत छोटी छोटी हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं। तो अब क्या होता है कि उनमें से ये फ्लूइड, ब्लड के अंदर बेसिकली फ्लूइड तो होता ही है ना, तो वो उसमें से ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड जो होता है वो लीक होता रहता है, और लीक होकर क्या है, वेसल से अगर बाहर वेन से ब्लड बाहर आ रहा है, फ्लूइड बाहर, ब्लड की नहीं बात कर रही, उसमें से फ्लूइड की बात कर रही हूँ। अगर वो वेसल्स में से फ्लूइड निकल कर बाहर आ रहा है, किसी स्किन जगह पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो जाहिर है वो तो स्वेल हो जाएगा। क्योंकि अगर वो वेन्स के अंदर ब्लड है या फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो तो मुसलसल कंटिन्यू मूव करता रहता है। वेसल्स जो है ना इंटरनल साइड पे देखें तो उसमें कहीं ब्लॉकेज नहीं आती। जैसे आप लोगों ने नहरें देखी होंगी, फ्लो के साथ वाटर जो है वो स्पीडली फ्लो करता रहता है, सेम एज जो है हमारी वेसल्स के अंदर भी होता है। बट एडिमा में क्या होता है कि अब वो वेसल्स में से फ्लूइड बाहर निकलकर किसी स्किन टिश्यूज में एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ से मूव नहीं करता, इसलिए वो स्वेल हो जाता है। ओके, तो अब ये बैक्टीरिया जो है स्वेलिंग किस तरह से करता है, जो एक्सोटॉक्सिन स्वेलिंग करता है, एडिमा करता है, उसे एडिमा कहते हैं। अच्छा, विच इज एन एडिनाइलेट साइक्लेस काज एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एटीपी क्या होती है हमारी, बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है जो हम यूटिलाइज करते हैं, हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। ज़्यादातर आप लोगों ने एटीपी सुना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसके अगर एक अंदर हो फॉस्फेट का यूनिट तो उसे मोनोफॉस्फेट कहते हैं। एनर्जी बेसिकली इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, बट क्या है, कम क्वांटिटी में मिलती है। विच दिस काज एन आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सेल इनटू एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस व्हिच मैनिफेस्ट एन एडिमा। अब देखो एएमपी हमें मिली, एएमपी से बेसिकली क्या हुआ है कि फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर, सेल से बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है, उसके अंदर मूव करने लग जाएगा। तो वहाँ पर जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में जो है वो एडिमा हो जाएगा। एडिमा मीन इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, बट बेसिकली इसके अंदर क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होगा ड्यू टू आउटपोरिंग फ्रॉम एनी सेल्स, स्मॉल वेसल्स, ठीक है। लीथल फैक्टर क्या है, विच इज आप प्रोटीएज। अब देखो प्रोटीएज, अब एंजाइम की बात हो रही है, एंड किल सेल्स बाय इनहिबिटिंग अ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। देखो कि अब लीथल फैक्टर, लीथल से नेम से पता चले, देखेंगे तो जो लीथल से क्या पता चल रहा है कि जो कि सेल को डैमेज ही करते, किलिंग हो, ठीक है, हार्मफुल है सेल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ हार्मफुल है तो उसे लीथल कहते हैं। तो अब ये क्या है, प्रोटीएज है, जो कि हमारे जो एक सेल डिवीजन का एक प्रोसेस हो रहा होता है उसको ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं, और ऐसे रिजल्ट क्या होता है, सेल्स की डेथ हो जाती है। ये ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन वगैरह ये जेनेटिक्स में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी।
प्रोटेक्टिव एंटीजन में पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो उसको पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज कॉज करने में हेल्प करता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है, पेनलेस अल्सर है। अल्सर क्या है, विद ब्लैक स्कार। आगे पिक्चर है इसकी, ये देखो सिंपल ये स्कार इस टाइप के क्या बनते हैं, ये अल्सर है। और क्या है, ये पेनलेस है बट ब्लैक स्कार है। ब्लैक कलर का हो जाए एडिमा और ये स्कार बना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये एंथ्राक्स है क्या, ये लियंस टाइप के होंगे। लियंस कोई भी हो सकता है बट उसमें बेसिकली जो हम इंडिकेट कर रहे हैं वो पेनलेस है और साथ में क्या है, ब्लैक स्कार है। लोकल एडिमा होगा कि लोकल मीन कि उसी किसी एक स्पेसिफिक साइट पर, ये नहीं कि पूरी बॉडी स्वेल हुई होगी, कोई स्पेसिफिक साइट एरिया जो है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई होगी। अनट्रीटेड केसेस प्रोग्रेस टू बैक्टीरिया एंड डेथ। और अगर इसको हम ट्रीट नहीं करें तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, ब्लड तक इन्फेक्शन जाता है और अल्टीमेटली क्या होती है, डेथ हो जाती है। पल्मोनरी इनहेलेशन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एंथ्राक्स जो है हमारे जो है पल्मोनरी सिस्टम को इन्वॉल्व करती हैं तो तब इसे हम क्या कहेंगे, वूल शॉर्टर डिजीज कहेंगे। Although the lungs are infected, the classic features and X-ray picture of pneumonia are not present. देखो इसमें क्या है कि हमारा जो है लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लंग्स इन्वॉल्व हो तो बेसिकली वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या हम समझेंगे कि निमोनिया है, बट इसमें निमोनिया होता नहीं है, हमारा लंग सिस्टम ज़रूर इन्वॉल्व होता है। कहते हैं कि एक्सरे पर इंडिकेशन नहीं आती निमोनिया। तो अब हम इसकी क्या सिर्फ इंडिकेशंस रह गई हैं, स्कार ही बॉडी में बनेंगे जो कि पेनलेस होंगे और ब्लैक कलर में हमें दिखाई देंगे। इसके अलावा क्या है, बैक्टीरिया हो सकती है और साथ में क्या है, वूल शूटर डिजीज़ है जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, ग्राम स्टेन स्मीयर है कि हमने ग्राम स्टेनिंग के थ्रू जो है वो स्मीयर की चेक करना है अंडर माइक्रोस्कोप। उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, कोकाई हैं या रॉड्स हैं, किस शेप में हैं। ठीक है, आगे नॉन हिमोलिप्टिक है कि अब हिमोलिसिस नहीं करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकाई की कोई टाइप नहीं है बल्कि कोई डिफरेंट ही चीज़ है, इस तरह की हमें पता चलेगा। नॉन हिमोलिप्टिक है। इसके अलावा ये नॉन मोटाइल है। अब देखो बेसलेस स्पीशीज, मैंने भी आपको इससे पहले क्या एक चीज़ पढ़ाई है, बेसलेस बेसलेस पढ़ाया है ना, तो उसमें क्या है, ये बेसलेस की कंपैरिजन में क्या है, लास्ट में जो बताओगे बेसलेस के, बेसलेस में मैंने आपको 2 टाइप्स बताई हैं जिसमें से मैंने कहा है कि हमने एंथ्रासिस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सीरस के इन दोनों को हम आपस में डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकते हैं कि ये नॉन मोटाइल होगा बट अदर्स टाइप जो होगी वो मोटाइल होगी, उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। पीसीआर के थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है। और इसके अलावा क्या है कि राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर इन इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट इज डायग्नोस्टिक। इसमें हम बेसिकली एंटीबॉडीज की भी डिटेक्शन करवाते हैं इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ये टेस्ट के नेम्स आप लोगों ने याद रखने हैं। पेनिसिलिन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। वैक्सीन है तो कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीजन इज गिवन टू इंडिविजुअल्स इन हाई रिस्क ऑक्यूपेशन। वैक्सीन अवेलेबल है तो इसलिए हम वो जो है हाई रिस्क ऑक्यूपेशन, हम देख सकते हैं कि जिन लोगों का जो है वो इंटेक्ट जो है वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा है, सॉइल के साथ ज़्यादा है। तो हमने यही देखा है ना कि इसके स्पोर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स की वूल के साथ जो है अटैच हो जाते हैं, वहाँ से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जिन लोगों का ऐसा ऑक्यूपेशन हो कि उनकी डीलिंग जो है वो सॉइल के साथ, एनिमल्स के साथ ज़्यादा हो, तो उन लोगों को स्पेशल इसकी वैक्सीन रिकमेंड की जाती है। क्लास ये क्लियर हुआ आप लोग को, एंथ्रासिस। ओके, सेकंड जो है वो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये जो है दरमियान से सेकंड कैटेगरी में आपको पढ़ाने लगी हूँ। डिप्थेरिया ने क्या है, डिप्थेरिया कॉज करना है। ये क्लब शेप है, ग्राम पॉजिटिव रेयर्स हैं और किस तरह की ये शेप अपीयरेंस दिखाई देगी माइक्रोस्कोप के नीचे, वी और एल शेप, इसी शेप में ये दिखाई देते हैं बैक्टीरिया। ग्रैन्यूल स्टेन मेटाक्रोमेटिकली, ठीक है, इनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं उसको हम स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, मेटाक्रोमेटिकली जो है ये ग्रैन्यूल्स, आप लोगों ने बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर ग्रैन्यूल्स पढ़े थे। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें स्टोर होती हैं।
ये उनको देखने के लिए भी अलग से भी हम स्टेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि बाहर पूरा शेप देखने के लिए हम स्टेनिंग की, ग्राम स्टेनिंग की, जो कि ग्राम पॉजिटिव भी हो सकती है, ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग भी हो सकती है, साथ में कोई भी एसिड फास्ट स्टेनिंग भी हो सकती है। इसी तरह स्पेसिफिक फ्लैजेला को देखने के लिए भी डिफरेंट टाइप की स्टेनिंग्स हैं, कैप्सूल को देखने के लिए भी अलग से स्टेनिंग है, और इसी तरह उसका एक स्ट्रक्चर देखने के लिए अलग की स्टेनिंग होती है। एरोबिक एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, जो ऊपर वाली कैटेगरी पड़ी है वो स्पोर फॉर्मिंग है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो है सेकंड टाइप डिप्थीरिया जो है नॉन स्पोर फॉर्मिंग में आ रहा है। हैबिटेट क्या है, ह्यूमन थ्रोट है। ट्रांसमिशन जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू है। पैथोजेनेसिस में क्या है, ऑर्गेनिज्म सेक्रेट्स एंड एक्सोटॉक्सिन दैट इनहिबिट्स प्रोटीन। अच्छा, ये मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ, पहले बाकी इसमें देखें क्या क्या आ रहा है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ग्राम स्टेन है, वही हमने ग्राम स्टेनिंग करनी है, कल्चरिंग करवानी है, बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं, और साथ में क्या है माइक्रोस्कोप कल्चरिंग करके वो स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, और हम देख के बताएंगे कि इसमें क्या क्या ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह की शेप है, कोकाई है या फिर रॉड शेप में, वो हमें सारी जो है स्मीयर के थ्रू जो है अंडर माइक्रोस्कोप पता चलती है। ब्लैक कॉलोनीज हैं ऑन टेल्यूराइट प्लेट पे है। अब इसमें जो है इसकी अगर हम कल्चरिंग करवाएंगे तो हमें किस कलर में इसकी अपीयरेंस दिखाई देगी, ब्लैक कॉलोनीज दिखाई देंगे, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, उसकी कॉलोनीज किस कलर में हमें दिखाई देती हैं। रुबैना, निशा, आप लोग मुझे जल्दी से बताओ। रोनिका, अगर हमने स्टेफिलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ करवाई है, कल्चरिंग करवाई है पेट्री डिश के ऊपर, तो उसकी किस कलर की अपीयरेंस होगी, जैसे कि इसकी उन्होंने बताई है कि ब्लैक कलर की लुक आ रही हो। स्टेफिलोकोकस ऑरियस की ओके, निशा ने बता दिया, निशा गुड, ठीक है, उसमें गोल्डन कलर की अपीयरेंस आती है। रोनिका गुड, ठीक है। तो अब आपको सिंपल ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ बैक्टीरिया की जस्ट डिस्कस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी इतने बैक्टीरिया पढ़ा दिए हैं, और जस्ट अभी आपसे एक ही क्वेश्चन किया है, इससे रिलेटेड किया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस से किया, क्योंकि वो डिफरेंट है, गोल्डन कॉलोनीज जो है वो डिफरेंट है और किसी इतने कॉमन बैक्टीरिया में नहीं दिखाई देती। तो इसी तरह ये ब्लैक भी नहीं दिखाई देती। चाबी निकालो तो दो, बैक्टीरिया की क्या है, ब्लैक की कुछ चीज दिखती होगी। इसके अलावा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो हमारे लिए इसके यूजफुल नहीं होते, मतलब एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन इतनी हेल्पफुल नहीं होती इसको डायग्नोज करने के लिए। सीरोलॉजिकल टेस्ट तो अब आप लोग को पता है ना, मैंने जितने भी टेस्ट पढ़ाए हैं मैंने ये टर्म्स वगैरह एक्सप्लेन की हुई हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट मुझे बताओगे आप लोग क्या होते हैं? सीरोलॉजिकल टेस्ट जल्दी से मुझे सीरोलॉजिकल टेस्ट लिख के बताएं। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है, एंटी टॉक्सिन है। देखो बेसिकली मैंने आपको यही बताया ना कि ये टॉक्सिन्स प्रोडक्शन होती हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन बैक्टीरिया के अंदर। ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, इसके थ्रू डिजीज कॉज कर रहा है, तो हमें जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है एंटी टॉक्सिन्स जो है वो रिकमेंडेड होते हैं। एंटी टॉक्सिन मेड इन हॉर्सेस न्यूट्रलाइजेस द टॉक्सिन। अब देखो हमने क्या करना है कि हॉर्सेस के अंदर इनके एंटी टॉक्सिन बनाए जाते हैं, और वो फिर जो है हमें इंट्रोड्यूस, हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जबकि ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में चला जाए। उस कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए एंटी टॉक्सिन हमें दिए जाते हैं। पेनिसिलिन जी जो है वो किल्स द ऑर्गेनिज्म। निम्रा, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है, ठीक है। नो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन ही इसका बेसिकली ट्रीटमेंट चॉइस है, इसके अलावा एंटी टॉक्सिन हम देते हैं।
प्रिवेंशन क्या है? टॉक्साइड वैक्सीन है। टॉक्साइड इज फॉर्मल्डिहाइड फ्यूटिक टॉक्सिन है। अब देखो मैंने जब आप लोगों को वैक्सीन पढ़ाई थी तो उसमें एग्जाम्पल दी थी ना, डिप्थीरिया की, और इसके अलावा और किसकी मैंने एग्जाम्पल दी थी? तो मुझे ऐसे एग्जाम्पल बताइए, दो उसमें मैंने एग्जाम्पल्स लिखी थी। ओके निशा, गुड। जिसमें हमने बेसिकली क्या है, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज की डिटेक्शन करते हैं कि किसी भी डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट, तो वो हमारा क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, तो टॉक्साइड वैक्सीन में मैंने इसका क्लियर एग्जांपल दी हुई थी। तो इसमें कितने लग ये हाँ। ओके, टॉक्साइड वैक्सीन जो है वो भी इसके प्रिवेंशन में यूटिलाइज हम करते हैं। यूजली गिवन टू चिल्ड्रन इन कॉम्बिनेशन विद टेटनस टॉक्साइड एंड एसेलुलर परटूसिस वैक्सीन। ठीक है, डिप्थीरिया और टेटनस में देते हैं। इधर देखो वही प्रिवेंशन में लिख दिया है कि बेसिकली इसको क्या है, कॉम्बिनेशन में हम लोग देते हैं। उसके साथ टेटनस टॉक्साइड भी होता है और साथ में परटूसिस वैक्सीन होती है। और इस मैंने ब्रैकेट के अंदर ए क्यू, स्मॉल ए क्यू लिखा है। जैसे डी से था क्या है, डिप्थीरिया, टी टी से है टेटनस, या पी से है परट्यूसिस, और इनके दरमियान में एक स्मॉल ए भी आपको दिखाई दे रहा है। वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है परट्यूसिस के साथ ए सेलुलर, तो वो ए सेलुलर के लिए जो है वो साथ में स्मॉल ए जो है वो भी एब्रिविएशन में यूज हुआ है। ओके, सिंपल एंटीटॉक्सिन है इसका ट्रीटमेंट है, और साथ में पेनिसिलिन है। प्रिवेंशन जो है हम इसकी वैक्सीन के थ्रू करते हैं। वैक्सीन में जो है वो साथ में डिफरेंट टाइप्स की और भी वैक्सीन जो है वो कंबाइन करके उसे दी गई है पेशेंट को। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आप लोग को बता चुकी हूँ। पैथोजेनेसिस है, ऑर्गेनिज्म secretes an exotoxin that inhibits protein synthesis by adding adenosine diphosphate ribose to elongation factor 2। ठीक है, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट ये क्या है। सही है, बेसिकली इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये हमारे एनर्जी यूनिट्स भी होते हैं, यूनिट नहीं कह सकते, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। टॉक्सिन हैज टू कंपोनेंट, सब यूनिट ए और सब यूनिट बी है। अब सब यूनिट ए क्या है, विच हैज द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट राइबोसाइलेटिंग एक्टिविटी, और बी का क्या है, विच बाइंड्स द टॉक्सिन टू द सेल सरफेस रिसेप्टर। जैसे कि हमने आपको उसमें डिटेल में पढ़ाया, जिनके यूनिट्स एक्सप्लेन किए थे। ए का क्या था फंक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में था। तो सेकंड का किस में था, बी वाले यूनिट्स का था, मुझे बता दो कि प्रोटेक्टिव एंटीजन के तौर पे था, जो कि क्या करते थे, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, ह्यूमंस की सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या बनाते थे, पोर्स बनाते थे, होल्स बनते थे, जिसकी वजह से बाकी ये जो एडिमा टॉक्सिन और लीथल फैक्टर था, ये दोनों जो है सेल के अंदर इन्वेड कर देते थे। फिर क्या करते थे, डेफिनेटली उसको जब सेल के अंदर टॉक्सिन चला गया तो उसे डिस्ट्रॉय ही करते हैं। तो ये जो इसमें सब यूनिट बी है वो जस्ट उसकी बाइंडिंग में हेल्प करता है कि जो टॉक्सिन है अब वो सेल सरफेस, मतलब सेल के अंदर जाने के लिए आप पोर्स तो नहीं बना रहा, होल तो नहीं बनाता ये वाला यूनिट, बट उसने क्या किया है, सिंपल सेल सरफेस के साथ अटैचमेंट में उसे हेल्प की है। Pseudomembrane in throat caused by death of mucosal epithelial cells. पैथोजेनेसिस में सिंपल आप इनके ये टू यूनिट्स जो हैं इनको डिस्कस कर देना, यूनिट ए और बी किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। ओके क्लास, ये जो है दो बैक्टीरिया निम्रा, आपने फर्स्ट वाला तो पहले मैंने पढ़ाया हुआ था, सिंपल मैंने पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन किया है। जो न्यू मैंने जैसे पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया कि स्टार्ट से है सबको ना। पैथोजेनेसिस जो है लास्ट टाइम आप लोग कराया गया था, जिसमें एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर मैंने आपको बताया, साथ में प्रोटेक्टिव एंटीजन बताया कि ये क्या आता है। आप लोग जस्ट पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लो, उसके बाद ये निम्रा ने बाद में ज्वाइन किया, मैं ऐसे ये पैथोजेनेसिस जो है वो डिटेल में बता देती हूँ दोबारा से। इसका नेटवर्क का इशू आ रहा था, कनेक्शन का,
ज्वाइन नहीं हो रहा था, कल से लॉगिन नहीं हो रहा था। क्या असली खबर किया है और क्लास नाम सुन लें जो भी प्रेजेंट है। अदीना, खुशनूर, लुबैना, निम्रा, निशा, रोनिका और शम्सा जावेद। इसके अलावा तो नहीं कोई प्रेजेंट आप में से? आई थिंक नहीं प्रेजेंट। निम्रा आप सुन रहे हो? हेलो निम्रा, जल्दी से ये पैथोजेनेसिस देखो कि मैंने ये कहा था। बैक्टीरिया कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं? एंथ्रासिस, एंथ्राक्स जो कॉज करता है, उसमें जो है पैथोजेनेसिस कॉज करने का मेथड ये है कि वो 2 टाइप्स के एक्सोटॉक्सिन, हम ग्राम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव नहीं। एंडोटॉक्सिन की नहीं मैं बात कर रही, सिंपल एक्सोटॉक्सिन की बात कर रही हूँ। 2 टाइप्स के एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि उनके नेम्स के हैं एडिमा फैक्टर। वैसे वो फैक्टर कह रहे हैं बट वो हैं जो है अपना रोल किस तरह एज एक्सोटॉक्सिन परफॉर्म करते हैं। एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर 2 फैक्टर्स हैं जो कि एक्सोटॉक्सिन्स के तौर पर एक्ट करते हैं और हम कंबाइनली जो कलेक्टिवली जो है एंथ्राक्स टॉक्सिन कहते हैं। अब जो है एडिमा नेम से इंडिकेट कर रहा है, एडिमा होता है अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड की किसी भी जगह पर अक्यूमुलेशन हो जाए तो वो कहाँ वहाँ पर क्या होती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसे एडिमा कहते हैं। तो एडिमा फैक्टर जो होता है बेसिकली एडिमा ही कॉज करता है। वो किस तरह से एडिमा कॉज करता है?
ये जो है बॉडी के अंदर एडिमा फैक्टर बेसिकली है क्या, एडिनाइलेट साइक्लेज है। उसने क्या करना है, इंजाइम ने क्या किया है कि सेल के अंदर जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देता है। ये जो है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मतलब हमारे पास क्या एनर्जी एक तरह से बॉडी सेल के अंदर हो जाती है, मिल जाती है, एनर्जी मिलती है। तो वो क्या करता है कि सेल्स में से फ्लूइड की आउटपोरिंग स्टार्ट कर देता है, फ्लूइड बाहर आने लग जाएगा और इसके रिजल्ट में क्या होगा, फ्लूइड अपनी वेसल से जिस सेल से बाहर निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आएगा तो वहाँ पर एडिमा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये एडिमा कॉज करके जो है वो इन्फ्लेमेशन डिजीज कॉज करता है। लीथल फैक्टर क्या है, इसका रोल जो है वो सेल को लीथल से पता चल रहा है कि इसका लीथल हार्मफुल इफेक्ट है कि सेल को ही डैमेज कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय ही कर देता है। इस तरह से कि सेल डिवीजन का जो प्रोसेस हो रहा है इसको बता रही विच इज़ अ प्रोटीएज। अब प्रोटीएज है या साइक्लेज है, ये आप लोग को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक तरह से एंजाइम्स हैं और क्या अपना रोल किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। अब लीथल फैक्टर क्या, प्रोटीएज है एंड किल सेल्स। किस तरह से किल सेल करता है, बाय इनहिबिटिंग स्टॉप कर देता है उसको, एक तरह से उसका वर्क जो है वो स्टॉप करके किस तरह से a signal transduction protein involved in cell division। देखो जब सेल की डिवीजन हो रही है तो उस प्रोसेस में जो उसमें एक पॉइंट इन्होंने स्किप किया है, ब्लॉक किया है, वो ट्रांसडक्शन का है। तो ये जब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें जो होता है जब सेल बनता है, डीएनए बनता है, प्रोटीन बनती है, तो उसमें 3 स्टेप्स हो रहे होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन वगैरह। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही निम्रा? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? लुबैना में बता चुकी हूँ कौन कौन प्रेजेंट था, आपकी मैंने मार्क की है अटेंडेंस। तो सिंपल क्या है कि इन्होंने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देना है। एडिमा ने एडिमा करना है, स्वेलिंग करनी है, लीथल फैक्टर ने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देना है। तो अब जो प्रोटेक्टिव एंटीजन है ये दोनों ही जो मैंने टॉक्सिन ऊपर डिस्कस किए, ये मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। जब मैंने इनको बताया था कि एडिमा, टॉक्सिन और लीथल फैक्टर है, इनके 2 यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट का नेम है ए और सेकंड इज बी। ए का फंक्शन जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी है कि वो एंजाइम जिस तरह से अपना रोल प्ले करता है उसमें फैसिलिटेट करता है। जो इसका यूनिट बी है वो जो है वो प्रोटेक्टिव एंटीजन के तौर पे काम करता है। प्रोटेक्टिव एंटीजन क्या है, ऐसा एंटीजन है इन एक्सोटॉक्सिन्स का वो पार्ट है जो कि ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर आया हुआ है, ह्यूमंस के अंदर आया हुआ है। अब ये उन सेल्स को किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं कि हमारे सेल्स के जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन,
उसके अंदर पोर्स बनेगा। पोर्स बनाने के बाद क्या करेगा कि ये जो टॉक्सिन है वो उस सेल के अंदर इन्वेड कर जाएगा, एंटर हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। राफिया नाज, राफिया आपकी भी मार्क कर लिया मैंने। दोबारा नाम बता रही हूँ, अदीना, खुशनूद, लुबैना, निमरा, निशा, राफिया, रोनिका और शमसा जावेद। ओके निमरा, बाकी आप ये मैं स्लाइड शेयर कर देती हूँ, आप पढ़ लो। इसमें से जो आप लोगों को नहीं समझ आती हो दोबारा आप लोग मुझसे पूछ लेना। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।